स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर सेकंड जो सॉल्यूशन है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत टाइम आया है, तो इसको समझने के लिए बहुत इजी तरीके से हम इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। पहले ऑस्मोसिस जो होता है ये सॉल्यूशन में होता है। किस में होता है? ओनली सॉल्यूशन में। ठीक है, ये प्रोसेस ओनली सॉल्यूशन में होती है। और ये जो प्रोसेस है ये होती है एक तो लिक्विड, बोथ एक तो लिक्विड एंड एक गैसेस दोनों में ये होती है। ठीक है, डिफ्यूजन। अब ये होता क्या है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन? ये होता है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और इसमें इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट, इसमें हायर से लोअर की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लो से लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉल्यूशन में, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। किसमें? डिफ्यूजन में। अब इसका एक इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो उसमें एक पेमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? मतलब इसमें नीडेड होती है। किसकी नीडेड होती है? पेमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें नीडेड नहीं होती है। ठीक है, मतलब जब भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पेमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, ये एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है, यानी कि इस टाइप की एक शेप होती है जिसमें होल होते हैं। क्या होते हैं? होल। अब ये वर्क किस टाइप से करती है, तो वर्क के लिए यहाँ पर एग्जांपल से अपना क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जो वाटर होता है, उस वाटर में, जैसे ये वाटर है, इस वाटर में हमने क्या किया, कुछ रेजिन डाले। ठीक है, कुछ रेजिन डाल दिए। रेजिन मीन्स किशमिश को इसमें हमने डाला, तो सम टाइम आफ्टर, मतलब कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो रेजिन है, ये रेजिन स्वेल होने लग जाएंगे। स्वेल मतलब फूलने लग जाएंगे। ये क्या हुआ, इसमें जो वाटर था लो कंसंट्रेट। क्या था? लो कंसंट्रेट था। और इसमें पार्टिकल क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल के पार्टिकल, ये लो कंसंट्रेट से हाई कंसंट्रेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वाटर जो है, जो आपका सॉल्वेंट है, इसका जो कंसंट्रेट है ये है लो। किसके, मतलब किसके कंपेयर में? इस रेजिन के अंदर जो मटेरियल है, वो मटेरियल कैसा है? हाई कंसंट्रेट है, हाई कंसंट्रेट। तो रेजिन जो थी, पहले रेजिन की शेप इस टाइप की रहती है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, रेजिन स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, वो बिल्कुल अंगूर की शेप में जाती है रेजिन। ठीक है, ग्रेप्स टाइप आ जाती है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मतलब पानी में रखी किशमिश का फूलना। ठीक है, वाटर में जब हम केप्ट करते हैं किसी भी रेजिन को, वो स्वेल होती है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या रहेगा, गैस सिलेंडर से गैस का रिलीज होना। ठीक है, गैस सिलेंडर रहता है ना, आपने गैस सिलेंडर देखा होगा। तो देखो, गैस सिलेंडर में क्या होता है, गैस सिलेंडर में जो गैस होती है वो हाई कंसंट्रेट पे होती है। कैसे होती है? हाई कंसंट्रेट। उसके अंदर कंसंट्रेशन कैसी होती है? हाई। लेकिन जैसे इसको ओपन किया जाता है, जब वो आउटर एटमोस्फियर में आती है, तो वहां का जो एटमोस्फियर है वो कैसा है? लो कंसंट्रेट है। तो हाई से लो की तरफ, हाई कंसंट्रेट टू लो कंसंट्रेट क्या होता है? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर आपको कम से कम इसके 2 या 3 पॉइंट तो कंप्लीट होने चाहिए। एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये सॉल्यूशन में होता है और ये लिक्विड और गैसेस में होता है। ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसमें हाई कंसंट्रेट से लो कंसंट्रेट की तरफ मूव करता है। इसमें पेमिएबल मेम्ब्रेन की नीडेड होती है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने देखा जो वाटर है, वाटर उस रेजिन के अंदर मूव जब कर रहा है, तो वहां पर इस रेजिन की जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर को जूमिंग करेंगे हम, तो जूमिंग करने पर उसमें स्मॉल स्मॉल होल
आपको फाइंड हो जाएंगे, मतलब स्मॉल स्मॉल होल इसमें रहेंगे। इसके कारण जो वाटर है अंदर की तरफ बढ़ने लग जाएगा, फ्लो होगा, अंदर की तरफ फ्लो होगा, जिससे रेजिन क्या होगा, स्वेल होगा। ठीक है। और यहाँ पर गैस में आपने गैस सिलेंडर को जब ओपन किया तो उसमें किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन नहीं, किसी भी टाइप की झिल्ली का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है। तो ये 4 टाइप के, मतलब 4 इसमें डिफरेंस हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहुत इजी तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है। और इसके नोट्स जो है वीडियो के लास्ट में आप इसके नोट्स भी रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ शॉर्टकट समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है। और एक बात और बोल देता हूं मैं कि यहाँ पर जो हमने ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में जो पढ़ा है, इन दोनों में डेफिनेशन पूछते हैं और एग्जाम्पल पूछते हैं। और एक क्वेश्चन आता है इनका दोनों का रीजनिंग वाला, रीजनेबल क्वेश्चन आता है। तो उसमें रीजन यही वाला पूछते हैं कि मतलब जो वाटर में हम जब वाटर में जो रेजिन है, रेजिन को डालते हैं तो क्या होता है, और इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। इंपॉर्टेंट 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है। फर्स्ट होती है पेमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड सेमी पेमिएबल मेम्ब्रेन एंड थर्ड नॉन पेमिएबल मेम्ब्रेन। अभी जो मेम्ब्रेन होती है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में जो डिफरेंस किया था, उस डिफरेंस में जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है उसमें ये मेम्ब्रेन यूज हुई थी हमारी, सेमी पेमिएबल मेम्ब्रेन, वहां पे हमने यूज किया था। अब यहाँ पर हम जो करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो 3 टाइप है, इस 3 टाइप को हमको इजी तरीके से समझना है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें आप कि मेम्ब्रेन का जो शेप होता है इस टाइप का होता है, बस इनमें डिफरेंस होता है इनके होल की साइज का, होल के साइज का। बट जब हम इनको देखते हैं, देखने में आपको तीनों एक जैसी लगेगी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है कि जो पेमिएबल मेम्ब्रेन है, इस पेमिएबल मेम्ब्रेन में से केवल सोलवेंट और सोल्यूट, मीन्स दोनों के, बोथ सोलवेंट एंड सोल्यूट, दोनों के ही मोलिक्यूल इस मेम्ब्रेन में से आउटर मतलब निकल जाते हैं, एक साइड से अदर साइड में चले जाते हैं। और जो सेकेंड मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमी, नाम से पता चल रहा है सेमी मतलब अर्ध, आदि, यानी इसमें से केवल सोलवेंट के। ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है, सोलवेंट एंड सोल्यूट, सोल्यूट के मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वन साइड से दूसरी साइड में मूव कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, केवल इसमें सोलवेंट के। ठीक है। इसमें ओनली सोलवेंट के। ठीक है। इसमें सोलवेंट सोल्यूट, इसमें ओनली सोलवेंट के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, मतलब इस जो आपकी मेम्ब्रेन इसमें से। और जो थर्ड होती है, थर्ड का नेम क्या है, नॉन मतलब नहीं पेमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें से ना तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। ठीक है। इतना सा डिफरेंस है। तीनों यहाँ पर हमने मेम्ब्रेन को पढ़ा है। मेम्ब्रेन में आपको बस ये तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहली मेम्ब्रेन है, नेम याद रखना, पेमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं पारगम्य झिल्ली। और जो सेकेंड है सेमी पेमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। और ये होता है नॉन पेमिएबल मेम्ब्रेन, अपारगम्य, जिसमें से कुछ भी इस साइड से उस साइड नहीं जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक सिंपल वे, एक डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। देखना, डायग्राम में आपको बिल्कुल फोकस के साथ अंडरस्टैंड करना है। हमने कंटेनर लिया, ठीक है, इस टाइप का कंटेनर लिया। इस कंटेनर में बीच में, मतलब इनके बिटवीन एक हमने ऐसा पोर्शन लिया जो कि जिसमें कुछ होल्स है। ठीक है। अब इस कंटेनर में दोनों कंटेनर में क्या है, इसमें तो सॉल्यूशन है, क्या इसमें सॉल्वेंट ले लेते हैं हम। ठीक है। इसमें हमने लिया सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें हमने सॉल्यूशन लिया। क्या लिया, सॉल्यूशन। ठीक है। इतना क्लियर। अब ठीक है। और जो बीच में ये पोर्शन है, ये एक मेम्ब्रेन है। क्या है, एक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, जो होता है सेमी पेमिएबल मेम्ब्रेन।
ठीक है, सेमी पेमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब एक में सॉल्वेंट है, एक में सॉल्यूशन है, ठीक है। थोड़ी देर इनको ऐसे ही रखते हैं। जब कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आफ्टर, इसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन में से होते हुए सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। किधर जाते हैं? सॉल्यूशन। क्यों? सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेट है कंपेयर टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट है, तो मॉलिक्यूल क्या इसकी तरफ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि इसका जो लेवल है वो लेवल बढ़ने लग जाएगा और इसका लेवल लो हो जाएगा, यानी कि इसका लेवल इतना हो गया और इसका लेवल क्या हो गया, इसका लेवल यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मिनिमम प्रेशर, क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ जो प्रेशर लगाएंगे हम, तो ये जो प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर से क्या होगा कि इतना मिनिमम प्रेशर लगाना है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जो जा रहे हैं वो जाना स्टॉप हो जाए। क्या हो जाए? स्टॉप। तो जब स्टॉप होंगे तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ये प्रेशर के कारण इसके मॉलिक्यूल और इन दोनों में क्या होगा, इसमें से कोई मतलब एक भी मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होगा और ये प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी। तो ये जो प्रेशर लगा है, इस प्रेशर को ही बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक इसलिए बोला गया, ऑस्मोटिक मतलब होता है परासरण दाब। क्या बोलते हैं इसको? परासरण, इसको बोलते हैं परासरण हिंदी में। जो हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेट की तरफ मूव होते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा था, ये लो कंसंट्रेट है, ये सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूशन क्या है, ये हाई कंसंट्रेट है। तो यहाँ से इधर की तरफ मॉलिक्यूल जा रहे थे, तो हमने क्या किया, इनको स्टॉप करने के लिए प्रेशर लगाया। तो जो प्रेशर लगा है किस प्रोसेस पे लगा है, ये प्रोसेस थी ऑस्मोसिस प्रोसेस चल रही थी, ये वाली प्रोसेस, जिसमें लो कंसंट्रेट से मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेट की तरफ मूव कर रहे थे, तो उसको हमने स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगा है, तो वो प्रेशर क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि लगा तो प्रेशर है, लेकिन किस पर लगा है, ऑस्मोसिस पर लगा है, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, मतलब सॉल्वेंट में से जो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहे हैं उनको स्टॉप करने के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब मिनिमम लगाना हमको, और मैक्सिमम इतना लगाना है कि ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाए, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, हमको ऑस्मोटिक प्रेशर का जो लॉ है वो बताना है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। हाउ विल यू सो डेट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आप इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार से शो करोगे, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमको याद रखना चाहिए जो सिंपल इक्वेशंस होती है गैस के लिए, जनरल गैस के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो यहाँ जो प्रेशर होता है वो केसेस पर जिस टाइप से, जिस कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर ये फॉर्मूला बना है, उसी टाइप से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसमें यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी सेम जैसी इक्वेशन ये होती है वैसी इक्वेशन, केवल यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई से शो करते हैं, PV इक्वल टू ये भी क्या होता है, nRT। ये हमको याद रखना है। ठीक है, जैसा सिंपल गैसेस के लिए प्रेशर होता है वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यहाँ पर, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पाई भी इक्वल टू nRT होता है। बट यहाँ पर नंबर ऑफ मोल हमको पता करना है, तब इसको आगे सोल्व करेंगे तो सब चीज क्लियर होगी आपकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पाई इक्वल टू n/v RT, बिकॉज n/v इक्वल टू क्या होता है, c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। ठीक है, अब यहाँ पर जो पाई है, पाई को हम क्या बोलते हैं, पाई इक्वल टू जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, R क्या है, गैस, सॉरी C लिख लेते हैं पहले, C क्या है आपका, C क्या है, मोलर
कंसंट्रेशन, आर क्या आपका गैस कांस्टेंट, और टी क्या आपका टेम्परेचर। टी आपका हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। हमने यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर लिया और बता दिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, CRT। ठीक है, एक ही चीज याद रखना है कि जो सिंपल प्रेशर होता है, सिंपल प्रेशर जो गैसेस पर फ्लो होता है, मतलब फॉलो होता है, वैसे ही जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी सेम वैसे ही होता है जैसा सिंपल प्रेशर गैस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको। अब आगे यहाँ पर इसको बताना हमको कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होती है, जब हम एक ऐसा फॉर्मूला इंक्रीज कर ले, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला फॉर्मेशन कर ले जिसके थ्रू हम किसी भी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, उसका हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो मोलर मास फाइंड करने के लिए हमको पता होना चाहिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं मोलर मास फाइंड करना, हमको एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना है तो जो मतलब मोल्स के नंबर पर डिपेंड करें, जो मोल्स के नंबर पर डिपेंड करता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की आपने डेफिनेशन पढ़ा था ना, वैसे ही। तो यहाँ पर आप करते हैं टू फाइंड, ठीक है, इसको पूरा क्लियर कर लें या फिर इतना यहाँ पे लिख लें, टू फाइंड द मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे मोलिकुलर मास फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम किस टाइप से फाइंड करेंगे, हमने मान लिया कि WB ग्राम सॉल्यूट, WB ग्राम सॉल्यूट है जिसका मोलर मास क्या है, MB। ठीक है, ये सॉल्यूट है, WB ग्राम सॉल्यूट है और MB क्या है, मोलर मास रहेगा। यदि WB ग्राम सॉल्यूट किसी में डिसोल्व है, किसी भी में सॉल्यूशन में, तो वहां पर मोलर मास क्या रहेगा आपका, MB। ये MB मोलर मास है। तो नंबर ऑफ मोल की डेफिनेशन आपने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट के लिए हमने पढ़ा था वहां पर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट क्या हमारे पास WB, तो यहां लिख देंगे हम WB अपॉन, और मोलिकुलर वेट क्या हमारे पास MB। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल है यहाँ पर सोल्यूट के। तो एन की जो वैल्यू है, इक्वेशन जो फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट था ना हमारा, इक्वेशन फर्स्ट हमने शायद क्लीन कर दिया है। इक्वेशन फर्स्ट आपका था पाई बी इक्वल टू एन आर टी था, ये था ना इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम। ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा बैक साइड ले जाके देख सकते हैं, पाई इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन फर्स्ट था हमारा। तो वहां पर इक्वेशन फर्स्ट में हम एन की वैल्यू वहां पुट कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। इसको पुट करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी। ठीक है, एम बी को इधर लेके आते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपका, एम बी इक्वल टू पाई बी अपॉन चला जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर भी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा। और हमने बता दिया कि यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। जो भी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, केवल नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता है कोई सा भी सोल्यूशन, तो वो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इसका इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नोट्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बताया है समझाने के वजह से।
और इसका जो नोट्स है आप वीडियो के लास्ट में आराम से वहाँ से पूरा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल लिया है जिसको हमको सोल्व करना है। सबसे पहले अच्छे से इसको समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिए हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है, और भी एग्जाम्पल से जो इसके बेस पर आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। हमको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1 लीटर ऑफ एट 300 केल्विन, यानी कि 6 ग्राम यूरिया 1 लीटर 300 केल्विन, यानी कि 1 लीटर कंटेनिंग है, 1 लीटर कंटेनिंग में 6 ग्राम तो यूरिया है और 1 लीटर सॉल्यूशन है और टेम्परेचर 300 केल्विन है, यानी कि 300 केल्विन तापमान पर 1 लीटर, ठीक है 1 लीटर सॉल्यूशन यानी विलियन में 6 ग्राम यानी 6 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, और हमको ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रसरण दाब की गणना करना है, ज्ञात करना। ठीक है, इसका हिंदी में से। और हमें कुछ दिया है आर, जो गैस कांस्टेंट है वो दिया है 0.82, ठीक है, लीटर एटम पर मोल, ये उसकी यूनिट है। मोलिकुलर वेट दिया है आपको यूरिया का 60 ग्राम। तो हमको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, वी नो डेट एम बी इक्वल टू आपका डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, पाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो पाई को इधर लेके आएंगे और एम बी इधर लेके आएंगे। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू बी इंटू आर टी। आप वैल्यू पुट करके भी ला सकते हैं, एम बी इंटू इसको बी ऐसा लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू है हमारे पास वो हमको यहाँ पर पुट करना है। तो मैं वैल्यू देखता हूँ क्या क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पाई तो हमें फाइंड करना है। डब्ल्यू बी होता है सोल्यूट है आपका 6 ग्राम, क्वेश्चन में देख सकते हैं 6 ग्राम कंटेन है। और आर क्या आपका, आर की वैल्यू दी हुई है 0.82। उसके बाद टी टेम्परेचर आपका 300 केल्विन, 300 लिखेंगे हम। और एम बी मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट दिया है यूरिया का आपको 60 दे रखा ना, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया 60 ग्राम। नेक्स्ट क्या आपका वी, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, 1 यूज करेंगे। यहाँ पर लीटर आपको ml में यूज नहीं करना है, लीटर को 1 लीटर तो 1, 2 लीटर तो 2 ऐसे यूज करना है। अब सारी की सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब फॉर्मूला जो हमारे पास है इसमें पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आपको बस थोड़ा मैथमेटिकल्स में स्ट्रॉन्ग होना है। ठीक है, जो स्टूडेंट बायो के हैं उनको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है, मैथमेटिकल वाले स्टूडेंट इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और बायो वाले भी कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है आपका 6 इंटू आर कितना है आपके पास, आर आपका से 0.082 अपॉन एम बी 60 इंटू वी और टी ओ लिख देते हैं यहाँ पर, टी कितना है 300, वी कितना है हमारे पास V1। अब देखना यहाँ से पॉइंट जैसे हटता है, पॉइंट के इधर कितने नंबर है 3 नंबर, तो 1 2 3 0 लगा दिया। इतना सिंपल तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0 कितना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। ठीक है, ध्यान रखना मैंने 0 से 0 फिर 0 से 0 कैंसिल किया और 6 से कैंसिल किया। यहाँ बचा 82 इंटू 3 का इंटू 2 में करेंगे 6, 3 8 जा 24, पापों में कितने 100 का डिवाइड कर देते हैं हम इसमें, तो कितना जाएगा 2.46, इसकी यूनिट रहेगी एटीएम, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटीएम हो जाएगा, ये आंसर आपका है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने जो डिवाइड किया है, डिवाइड कैसे किया है, हम 100 का या 10 का जिसका भी, जिसके साथ में 100 हो 10 हो 1000 हो, तो जितने उसके साथ 0 होते हैं उतने नंबर उधर आपको छोड़ना है, उसके बाद पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पे कितने 0 है 1 2, तो 1 2 नंबर छोड़ा पॉइंट लगा दिया, बिल्कुल इजी। इतना सा याद रखना आपको, ये आपका आंसर। उस टाइप के जो न्यूमेरिकल से है वो आपको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको रिटर्न करना है, रिटर्न वर्क कंप्लीट करना है, और बहुत जल्दी ही आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। इसलिए नोट्स आप कंपलसरी सभी स्टूडेंट्स को बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट्स हैं, उनको मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में शायद लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, जिससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका।
स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल हमने किया था वो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड और थर्ड। ये आपको करना है, ठीक है। इन एग्जाम्पल को आपको प्रैक्टिस करना है।